हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो बच्चों, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करते हैं। पहले 12th फिजिक्स, साथ में 11th फिजिक्स भी करते रहेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। पहले एनसीईआरटी की जो नया सिलेबस पर बेस्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आई है, ठीक है ना, वो वाले करेंगे। पुरानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ एडिशनल एक्सरसाइज भी थी, वो सब हटा दी गई है। जो बची है, जो एनसीईआरटी ने दी है एक्सरसाइज, वही करेंगे। ठीक है, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ पोर्शन रैशनलाइज हुआ है, उसको छोड़ देंगे। तो जरा देखो, पहला सवाल क्या दिया है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस। दो चार्ज स्फीयर है, एक चार्ज स्फीयर ये रहा, एक चार्ज स्फीयर ये रहा। दोनों पे प्लस चार्ज है। एक पे चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, एक पे है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर की है। इनके बीच में फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट कर। अब देखो, प्लस प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलम्स लॉ से हम इनका फोर्स निकाल सकते हैं। दो चार्ज, मान लीजिए एक Q1 है, एक Q2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में R²। ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आता है इसमें, और Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ उनका वैल्यू रखनी है, Q1 Q2 की, साइन नहीं रखना। जैसे ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अगर निगेटिव भी होते तो भी हमें यहाँ पे Q1 Q2 के साइन नहीं रखना था, माइनस को छोड़ देते, हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे। तो जब भी फोर्स निकालते हैं तो फोर्स की ये वैल्यू निकल के आती है, बिना साइन के यहाँ पर आपको Q1 Q2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो, 1/4πε0 कितना होता है, तो वो होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 पहला चार्ज। दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁻7। प्लस है कि माइनस है कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनकी वैल्यू रखनी होती है। और बटे में R हो गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 0.3 मीटर, और उसका स्क्वायर कर दो। ये आ गया 9 इंटू में 10⁻⁻7, 2 बचा, -5 बची, 2 × 3 6 हो गया, और 10⁻⁻5 बटे में देख लो -5 ही बची कि नहीं, और नीचे हो गया 0.09। 0.3 का स्क्वायर 0.09, पॉइंट हटाओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 9 कट गया। ये आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स न्यूटन में कितना होगा, ये आपका आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप इस फोर्स की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? What is the force on the second sphere due to first? देखो भाई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो स्मॉल स्फीयर्स के बीच में लगा हुआ है। एक पर चार्ज है Q1, कितना, 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरे पर चार्ज है Q2, वो कितना है, माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। उनके बीच की डिस्टेंस पता नहीं हमें, हमने मान ली R। और उनके बीच में लगने वाला फोर्स, अब देखो एक प्लस एक माइनस है, चार्ज एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। इस पे इधर F, तो इस पे भी इधर F। ये F अट्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/4πε0
Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है 0.2 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लो 9 इंटू 10⁹9। Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकुलाम, ये 0.4 माइक्रोकुलाम है, इसको 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम लिख सकते हो आप, तो 10⁻⁻6। ऐसे Q2 0.8 है तो माइनस में, लेकिन माइनस नहीं लेना है। मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप फोर्स कैलकुलेट करोगे किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में, तो Q1 Q2 की वैल्यू बिना प्लस माइनस के रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8 सिर्फ वैल्यू रखनी है, माइक्रोकुलाम में इसको भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लो, और बटे में इनके बीच का गैप, तो इनके बीच का गैप है, निकालना है वो, तो बटे में आर स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। आर स्क्वायर को इधर ले आओ, ये आ जाएगा 0.2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 9 इंटू, एक काम करो पॉइंट हटाओ यहाँ से, चलो पहले पूरा लिख लो 0.4 0.8 और इंटू 10⁻⁹ -6 बचा और -3 बचा, देख लो जरा भाई, माइनस का 6 -6 -12 हो गया और +9, तो -12 +9 तो माइनस का 3 और बटे में 0.2। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, एक पॉइंट हटा के यहाँ 10 लिख दो, 2 से इसको काटो 2, ये आ गया सॉल्व करके 9 इंटू 2 16 इंटू 9 हो गया ये देखो 8 इंटू 2 तो 16 हो गया और ये 9 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे सर? चलो कर दो, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो तो 144 बनेगा। 144, 9 इंटू 2 इंटू 8 144 बन गया, और ये 10 की पावर ऊपर चली गई तो माइनस में 4 आर स्क्वायर बराबर। आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 144 इंटू 10⁻⁻4। 144 का अंडर रूट होता है 12 इंटू 10⁻⁻2। ये 144 का अंडर रूट 12 हो गया और 10⁻⁻4 का 10⁻⁻2 मीटर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई। क्या आप इसको 0.12 मीटर भी लिख सकते हो? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ना है, ये तो सिर्फ ए पार्ट का आंसर आया था। अभी एक चीज और पूछी है इन्होंने बी पार्ट में, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट कितना फोर्स लगा रहा है? देखो ये जो एफ फोर्स होता है ना, देखो ये वाला जहां मेरा एरो है, ये सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स फर्स्ट स्फीयर पे सेकंड लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर एकदम बराबर फोर्स लगाते हैं। तो ये एफ निकाल लो, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। Q1 की जगह 0.4, एक मिनट, इसे निकालने की जरूरत क्या है हमको, ये तो हमको दे रखा था, सॉरी 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 सॉरी, इसको हमें निकालने की जरूरत क्या है, ये तो फोर्स हमें दे रखा था, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दे रखा था 0.2 न्यूटन। अब यही फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, आप इसको ये भी कह सकते हो ये फोर्स स्फीयर 1 2 पे लगा रहा है और यही फोर्स स्फीयर 2 1 पे लगा रहा है, तो आप ये कह सकते हो फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकंड पे लगने वाला फोर्स ऑन स्फीयर सेकंड स्फीयर, सॉरी, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो फर्स्ट की वजह से सेकंड पे लगने वाला फोर्स, तो वो कितना होगा, यही एफ होगा 0.2 न्यूटन। तो आंसर इसका यही होगा, और उसका बी पार्ट का, तो बी पार्ट का आंसर हो गया आपका 0.2 न्यूटन। वही दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर वो पूछ ले कि फर्स्ट पे सेकंड कितना लगा रहा है, तो भी 0.2 न्यूटन। देखो फर्स्ट वाला ये है, उस पे सेकंड ने लगाया इस तरफ फोर्स, राइट की तरफ एफ, और
इसे कह दो कि सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट ने लगाया लेफ्ट की तरफ एफ, तो दोनों एक दूसरे पर एफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है समझते हैं। चेक द रेशो k इंटू ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी इज द डायमेंशन लेस। इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है कि ये डायमेंशन लेस है। कौन? k ई स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी। अभी इसको डायमेंशन चेक करनी है और ये प्रूफ करना है कि ये डायमेंशन लेस है। चेक करना है मतलब ये डायमेंशन लेस है। पहले तो समझते हैं इसमें एक एक टर्म की ये है क्या क्या, क्योंकि इनकी डायमेंशन तभी तो निकालेंगे जब के की डायमेंशन पता होगी। जब यहाँ रखेंगे के की, फिर ई की, फिर जी की, एम ई की, पी की, सबकी डायमेंशन निकाल के यहाँ रखनी है। पहले तो समझो के क्या होता है। तो भाई साहब के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले के की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो के की डायमेंशन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, यूजिंग फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 और बटे में आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू अगर निकालें यहां से तो आ जाएगी एफ आर स्क्वायर बटे में Q1 इंटू Q2, ये रखेंगे। चलो एफ फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, फिर आर डिस्टेंस, उसकी डायमेंशन एल, आर का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर बटे में क्यू होता है चार्ज की डायमेंशन क्या होती है अलग से निकाल के यहां दिखा देता हूं साइड में। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन होती है ए, टाइम की होती है टी। तो चार्ज की हो गई डायमेंशन ए टी, चलो उठा के रख दो यहाँ। तो ये हो गई ए टी इंटू में दूसरा चार्ज है Q2, वो भी उसकी भी ए टी। अब एक काम करो, ये आ गया एम एल की 3, भाई एक 1 तो ये हो गई और 2 ये हो गई 3, और टी -2 है, टी नीचे भी 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा तो t -4 हो गया और a -2 हो गया। लो जी ये हो गई k की डायमेंशन। अच्छा दूसरा कौन है यहाँ ई की डायमेंशन, ई तो चार्ज ही है, चार्ज की डायमेंशन तो वही होगी ए टी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या प्रोटॉन पे चार्ज, दोनों पे जो चार्ज होता है वो ई होता है। तो चार्ज की डायमेंशन ए टी रखेंगे यहाँ। फिर जी की डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, यूजिंग फॉर्मूला एफ बराबर जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। यहां से जी की वैल्यू अगर निकालें तो वो एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। अब यहां से एफ की वैल्यू एम एल टी -2, आर की वैल्यू एल स्क्वायर हो गई बटे एम इंटू में m1 की भी m2 की भी m से m कट गया, एक m ऊपर चला गया, m की पावर -1, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। लो ये डायमेंशन हो गई जी की। अब सबकी डायमेंशन उठा के इसमें रख दो। चलो पहले के की रखो, के की क्या आई थी m L3 T -4 A -2, फिर ई की रखेंगे ए टी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ई का स्क्वायर है ना, बटे में जी की रखो m -1 L3 T -2, फिर एम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसकी डायमेंशन तो m होगी, इनटू में एम पी प्रोटॉन का मास, वो भी m हो गई। अब देखो m की m से m कट गया ऊपर नीचे, m की पावर -1 +1 ये भी कट गए। देखो ऊपर l क्यूब है नीचे भी l क्यूब है, ये भी कट गए। फिर a की पावर +2 -2 ये भी कट गए। फिर t की पावर -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगी, t की पावर 4 से t की पावर 4 कट गई। तो ये हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। जब सबकी पावर 0 आ जाती है तो इसको कहते हैं कि इसकी क्या डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस है।
इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो यही हमें चेक करना था कि क्या इसकी कोई डायमेंशन है कि यह डायमेंशन लेस है, तो हमने कह दिया कि हाँ ये डायमेंशन लेस है। फिर अब इसने कहा लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू भी बताओ। चलो वैल्यू भी बता देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम दोबारा से इसको लिखते हैं, के ई स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी, यही है रेशो। देख लो के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी, सबकी वैल्यू रखो। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 इंटू में ई इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास, तो ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। फिर उसके बाद बटे में जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 एम ई इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू में प्रोटॉन का मास तो 6.7 और इंटू में 10⁻27। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सबका वैल्यू। सबकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये 6.7 नहीं 1.67 लिखना था इसको मुझे, इसको सही कर देता हूँ जरा। 1.67 इंटू 10⁻27। इन सबको सॉल्व कर करा के कैलकुलेटर से मैंने कर लिया है। ठीक है, तो ये आ रहा है 2.29 इंटू 10⁻39, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया, ये भी पूछा था इन्होंने। और क्या पूछा आगे इसके बाद, व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, ये रेशो आखिरकार क्या दिखा रहा है। देखो एक्चुअल में ये रेशो कुछ ऐसा दिखा रहा है, वो भी बता देते हैं आपको कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस रेशो का। भाई मान लो मेरे पास एक तो है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -e, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +e। ठीक, अब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दो तरीके का फोर्स लग रहा है। एक तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे, उस फोर्स की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको के भी बोल सकते हो आप। तो फॉर्मूला होता है इसका Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। के को तो के रहने दो, Q1 पहला चार्ज वो है E। आपका होगा सर -E, मैंने कहा था माइनस और प्लस को नहीं लेना है, सिर्फ आप ऐसे ही लिखो बस उसकी वैल्यू। तो पहला जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E। फिर इनटू में प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, वो भी E, और बटे में इनके बीच का गैप हो गया R। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया ke² बटे r²। इसे कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इनके बीच में एक और फोर्स भी है, वो कौन सा है सर, वो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। इसका मास मान लो me है, इलेक्ट्रॉन का मास, इसका मास मान लो mp है, प्रोटॉन का मास। तो इनके बीच में एक ग्रेविटी वाला फोर्स जो न्यूटन ने बताया था Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी लग रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता था, तो Gm1m2 बटे r²। तो दो फोर्स लग रहे इस पे, एक तो चार्ज की वजह से लग रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास की वजह से लग रहा ग्रेविटी वाला फोर्स। तो अब उसका भी वैल्यू रख दो, तो m1 हो गया me, m2 mp, और बटे में इनके बीच की डिस्टेंस r²। लो जी, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को कर लो आपस में डिवाइड, Fe बटे Fg। Fe बटे Fg को डिवाइड किया तो ke² बटे r² बटे में Gme mp
बटे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो ये सॉल्व करके आ गया के ई स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी। लो जी, ये आ चुका है आपका एफ ई। क्या आपको ये ध्यान है जो अभी आप सॉल्व करके आए थे कि एफ ई बटे एफ जी की जो वैल्यू है वो के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी आई है। क्या आप अभी इसकी वैल्यू ऊपर लिख के आए थे, इसकी डायमेंशन भी निकाली थी? तो बिल्कुल, तो यही वैल्यू हमने अभी ऊपर सॉल्व की थी और इसकी वैल्यू कितनी आई? 2.29 इंटू 10 की पावर 39, ये आई थी इसकी वैल्यू। तो यहां से हमें इसका तो मतलब एक बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो होता है वो होता है 2.29 इंटू 10 की पावर 39। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ ई की वैल्यू आ गई 2.29 इंटू 10 की पावर 39 एफ जी। लो जी, ये वैल्यू इसकी यहां से आ गई। इसका मतलब आपको एक बात पता चल रही है कि जो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? लगभग 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा है। अप्रोक्स इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इससे। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट करता है, उससे बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को भी निकाला और ग्रेविटी वाले फोर्स को भी निकाला, तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी वाले फोर्स से बहुत ज्यादा निकल के आया। ठीक है ना? तो ये बात हमें यहां से पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से कितने गुना ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है। तो 2.29 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स ये ज्यादा है। ठीक है, समझ आया इतनी बात? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में आते हैं, जरा समझते हैं सवाल क्या दिया है। पहला जो सवाल है ए पार्ट, उसमें कहा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, क्वांटाइज्ड जो होता है चार्ज का, क्वांटाइजेशन कहते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है, ये होता क्या है। इस सवाल में ये पूछा है कि आखिरकार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखो मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। देखो होता क्या है, जब आप किसी को मान लीजिए एक एप्पल दे रहे हो, यह है एक एप्पल, समझाने का बस अपना तरीका है, ठीक है। और वैसे एप्पल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। मान लीजिए किसी को आपने एक एप्पल दिया, तो एप्पल साइज में काफी बड़ा होता है, उसको चाकू से काट के आप उसको आधा भी दे सकते हो, ठीक है। उसको 1/4 भी दे सकते हो, 1/4 भी दे सकते हो। तो एप्पल जब आप किसी को देना चाहते हो, मान लो आप एप्पल लेके आए और घर पे जाके बहुत सारे बच्चे हैं, सबको काट काट के आपने उनको आधा आधा दे दिया, ऐसे दे सकते हो। तो बड़ी चीज को काट के आधा 1/4 दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी जगह, एप्पल की जगह आप वहां पे लेके आ रहे हो, मान लीजिए किसी को देने हैं, मान लो आप बच्चों को चावल देते हो, चावल, राइस, राइस दे रहे हो। तो जब राइस देते हो तो राइस के छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कभी ये देखते हो कि इसको जो है इतने दाने दे दिए मैंने, या उनको काउंट करते हो? कभी कोई काउंटिंग नहीं चलती, उनको बस आपने ऐसे भरा और उनको दे दिया, ठीक, यही तो काम करते हो। तो एप्पल में तो आप ये देख रहे हो कि उसको आधा भी दे सकते हो, 1/4 भी दे सकते हो, आधा तिहाई कुछ भी दे सकते हो। लेकिन राइस में आप काउंटिंग करके नहीं देते हो, और ऐसे भी नहीं देते कि आप किसी को आधा चावल दे दो, है ना, आधा राइस दे दो, ऐसा नहीं होता है। कि जैसे एक छोटा सा चावल है और उसको आधा तोड़ के दिया, किसी को दिया है आज तक आपने ऐसे कि एक राइस को किसी को आधा तोड़ के दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जितनी छोटी चीजें होती हैं उनको किसी को आधा अधूरा देना पॉसिबल नहीं होता है, या हम उन चीजों से बचते हैं। ऐसे ही
सिंपल सी बात है, बड़ी चीज है तो उसको आधा काट के दिया जा सकता है, और छोटी चीज होगी तो उसको आधा काट के देना हमारे लिए उतना ही टफ होता है, हम उसको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, और ये भी कह सकते हो कि हमारे लिए टफ भी होता है, और भी छोटा होगा तो फिर तो और भी ज्यादा टफ हो जाता है, और हम उस चीज को देने से बचते भी, ऐसा हम करते भी नहीं है कि किसी को आधा चावल में किसी का क्या होगा। ठीक है, तो वही बात बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई होती है। क्या, देखो एक बॉडी है, जब एक बॉडी पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस पे होते हैं, उनमें से आप जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कभी ऐसा होगा कि आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लो या 1/3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ऐसा नहीं होता है, या 1/4 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नहीं, जब भी इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकालेंगे तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा कम से कम, या आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या आप उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो जब भी निकलेगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे राइस दे रहे थे, आप किसी को आधा राइस थोड़ा ही ना देते हो, आप तो बस उसमें से अ, अगर राइस निकालोगे भी तो एक पूरा राइस निकल के आएगा। तो वही है कि इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पूरा, तो बड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी चीज है, उसको आधा काट के निकालना बहुत टफ है, नहीं निकाल पाएंगे हम। तो जब भी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन निकल, या बिल्कुल ऐसे ही सेम, जब हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन देंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब भी हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं तो कभी उनको तोड़कर या उनको आधा या 1/4 या 1/3 ऐसा नहीं हो सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन लिया या दिया जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा या पूरा ही इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। बस इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सोचो, जब हम किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पे प्लस का ई चार्ज आ जाता है, प्लस का ई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो प्लस का ई आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस का 2e आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस का 3e आ जाएगा। इस तरीके से चार्ज आता है। तो अगर n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसी भी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा प्लस का Ne। बस ये फॉर्मूला हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ऐसे ही किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो उस पे माइनस का ई चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस का 2e चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन उसे दोगे तो प्लस माइनस का 3e आ जाएगा, 10 दोगे तो माइनस का 10e आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी पर जो चार्ज, जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, n इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का Ne। ये हो गया उस पर बॉडी पर आने वाला चार्ज। तो इसका मतलब यहां से साफ साफ एक बात पता चल रही है कि किसी भी बॉडी पर जब भी चार्ज आएगा तो वो हमेशा प्लस माइनस Ne के बराबर होता है। बस इसी स्टेटमेंट को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। चार्ज जब भी जाएगा तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी बॉडी पर चार्ज E/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि E तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और /2 कर दिया तो मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही E/3 नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि E तो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और /3 कर दिया तो उस पे 1/3 कर दिया चार्ज का। अब इलेक्ट्रॉन का 1/3 कैसे किया जा सकता है? तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है, इस तरह के चार्ज पॉसिबल नहीं होते हैं। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2e/3, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाई 3 कैसे कर दोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन को 3 हिस्सों में कैसे तोड़ दोगे? 2e/3 का तो मतलब ये हुआ ना। तो ये आपका, बस इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जब भी जाएगा हमेशा 1e पॉसिबल है, 2e पॉसिबल है, 3e पॉसिबल है, 1000e पॉसिबल है, 1/10⁵e पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके बटे में 2/3 करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन टूटते नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए या 1/3 इलेक्ट्रॉन चला जाए। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ गए होंगे? जहां पर भी Q बराबर प्लस माइनस Ne लिखा हुआ होता है
तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये। जब भी चार्ज जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा पूरा जाएगा। अब दूसरा बी पार्ट इसका, बी पार्ट में क्या कहा है कि वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब जब आप बड़े चार्ज, मान लो आप 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हो या 3 कूलम चार्ज की बात कर रहे हो या आप 1 माइक्रो कूलम चार्ज की बात कर रहे हो, ये बहुत बड़े चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना ई, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बहुत कम। और आप कर रहे हो मान लो 1 कूलम चार्ज की बात, तो 1 कूलम चार्ज की बात या 1 माइक्रो कूलम चार्ज की बात करोगे तो भी 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो देखो -6 -19 से बहुत बड़ा होता है। तो 1 माइक्रो कूलम चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो जब बड़े लेवल के चार्ज की बात होती है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं। खुद से सोचो, इसका इसका आप रीजन सोचो। भाई मान लो आप कहीं से 1 किलो चावल लेने गए, 1 किलो चावल लिए आपने बहुत सारे, अब उसमें अगर वो एक दाना चावल का और डाल दे या उसमें से एक दाना निकाल ले, तो क्या आप पे कोई फर्क पड़ेगा? आप उस बात पे कोई ज्यादा ध्यान दोगे? नहीं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसी बात है कि जब हम बड़े लेवल के चार्ज की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाए या एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस इसी को कहते हैं कि हम उसे इग्नोर क्यों कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है बड़े लेवल का चार्ज जब होगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। 1-2 चावल कम हो जाए ज्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वहां पे ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए 1 किलो चावल में आप लिए और 1 किलो चावल में 1 करोड़ चावल आ गए, लेकिन 1 करोड़ चावल में वो पूरा 1 किलो नहीं हो पा रहा। करोड़ 1 करोड़ चावल लिख दिया देखो मैंने, है, लेकिन 1 किलो चावल में 1 करोड़ चावल में वो पूरा 1 किलो नहीं हो रहा, उसमें आधा चावल और डालना पड़ेगा। तो क्या डालोगे? नहीं डालोगे, पूरा डाल दोगे एक। तो यही बात होती है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये बातें ध्यान रखने वाली होती है, लेकिन इस पे सॉरी माइक्रोस्कोपिक पे, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बड़े लेवल पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हो बड़े चार्ज की तो फिर छोटे चार्ज की आप बात नहीं करते, क्योंकि छोटा चार्ज ई का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इन सारे चार्ज से बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम वहां पे उसकी बात नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है? व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। देखो हमारे पास एक ग्लास रोड है, ठीक है, और ये सिल्क का क्लॉथ है। ये सिल्क है, ये ग्लास है, ये सिल्क है। जब हम इसको इसके ऊपर रब करते हैं, आपस में इनको रगड़ते हैं, तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन गए वो तो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो सिल्क का जो कपड़ा है वो तो नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ग्लास रोड वो हो जाती है पॉजिटिव चार्ज। अब इन्होंने कहा ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स। बहुत सारे पेयर्स के साथ ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता है हमको, बिल्कुल ठीक। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप हमें यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मौजूद है। ठीक है, चलो दिखाते हैं आपको। देखो जब पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले क्या होता है ये समझो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना उसको खत्म किया जा सकता। ठीक है, चार्ज को बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा ही होता है भाई। देखो एक बात बताओ, जब तक इन दोनों को आपस में हम रगड़ा नहीं था तो इस पे कितना चार्ज था? ग्लास पे 0 था सर। और सिल्क पे भी कितना चार्ज था?
0 था। इनको आपस में नहीं रगड़ा तो दोनों न्यूट्रल थे। जब हमने इनको आपस में रगड़ दिया, मतलब मान लो पहले Q1 और Q2 दोनों पे Q1 भी 0 है, ग्लास पे भी चार्ज 0 है, और Q2 भी 0 है, सिल्क पे भी चार्ज 0 है। अब हमने इनको आपस में रगड़ दिया तो उससे Q3 इस पर चार्ज आ गया, मान लो प्लस का Q, तो Q4 इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस का Q। उतना ही चार्ज जितना ग्लास रोड पे प्लस का आएगा उतना ही चार्ज सिल्क पे माइनस का आएगा। ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि पहले वाला चार्ज टोटल और बाद वाला चार्ज आपस में बराबर होने चाहिए। तो इनिशियल चार्ज मतलब दोनों को आपस में रगड़ने से पहले का चार्ज बराबर होगा फाइनल चार्ज, उनको आपस में रगड़ने के बाद का चार्ज। ठीक है। तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और फाइनल चार्ज हो जाएगा Q3 प्लस Q4। Q1 हो गया 0 प्लस Q2 हो गया 0, Q3 हो गया प्लस का Q, ग्लास रोड पे चार्ज आ गया प्लस Q, और Q4 हो गया सिल्क पे चार्ज आ गया माइनस का Q। अब देखो Q से Q कट गया तो 0 बराबर 0 आ गया। क्या ये बात यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर है? बस इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is consistent. So here conservation of charge is consistent. तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसिस्टेंट है, हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो बस हमें यहाँ पे यही देखना था कि क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। अच्छा, ये बात ध्यान रखने वाली है, जब भी हम दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो वो दोनों चार्ज हो जाती है, जिसपे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो तो माइनस का Q चार्ज हो जाएगा, दोनों बराबर चार्ज होंगी, और जिसपे से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो प्लस का चार्ज। आप खुद सोचो ना, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन गए सिल्क के कपड़े पर चले गए, सिल्क पर चले गए, तो 1000 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी ना ग्लास रोड से। ठीक है ना, और सिल्क पे 1000 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो जितना चार्ज सिल्क पे गया उतना ही चार्ज ग्लास की रोड से कम हुआ, ऐसे कह लो। तो दोनों पे चार्ज तो सेम आया ना, जिस पे गया इलेक्ट्रॉन उस पे भी चार्ज आ गया लेकिन माइनस में, और जिस पर से इलेक्ट्रॉन गया उस पे भी चार्ज आ गया लेकिन प्लस में। अब इलेक्ट्रॉन गए बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास से गए सिल्क पे वे दोनों तो बराबर है ना, ग्लास से जाने वाले इलेक्ट्रॉन और सिल्क पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, या ये कह लो कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसिस्टेंट है, प्रूफ हो रहा है, यही हमें उन्होंने दिया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ, बहुत ही एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूं चीजों को। चलो आगे बढ़ते हैं।